मई 1998। राजस्थान का थार रेगिस्तान में रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। तपती रेत के बीच अंधेरे की आड़ में कुछ परछाइयां चुपके चुपके हिल रही थीं। ये लोग सैनिक वर्दी में थे, लेकिन उनकी चाल ढाल किसी फौजी जैसी नहीं थी। वो बेहद सावधानी से गहरे कुओं में कुछ रहस्यमयी उपकरण स्थापित कर रहे थे, मानो कोई जादू की चाल चल रहे हों। ऊपर आसमान में अमेरिकी सैटेलाइट्स की पैनी नजरें। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भारत की हर सांस पर निगाह रखी थीं। हर बार जब सैटेलाइट इस इलाके के ऊपर से गुजरता, ये लोग सांस रोककर छिप जाते। एक छोटी सी चूक और भारत का सबसे बड़ा सपना, एक ऐसा मिशन जो इतिहास बदल देगा, शुरू होने से पहले ही रेत में दफन हो जाता। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। इसके लिए भारत के सबसे काबिल वैज्ञानिकों को सैनिक की वर्दी पहनाई गई थी। उन्हें नकली नाम दिए गए ताकि उनकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी रहे। रात के अंधेरे में वो काम करते और सूरज निकलते ही गायब हो जाते, जैसे कभी थे ही नहीं। इस खुफिया मिशन का नेतृत्व कर रहे थे एक शख्स जिनकी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर अटल संकल्प था। उनका उस समय कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये नाम सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये था उस महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का प्रतीक, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस नाम के जरिए भारत दुनिया को बता रहा था कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि अपनी आजादी, अपने आत्मसम्मान की जंग है, जो अब तलवारों से नहीं, विज्ञान की ताकत से लड़ी जा रही थी। लेकिन सवाल ये है, ये मेजर जनरल पृथ्वीराज आखिर थे कौन? कैसे तमिलनाडु के एक दूर दराज द्वीप पर एक गरीब नाविक के घर जन्मा एक लड़का उस मुकाम तक पहुंचा जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को ललकारने वाले मिशन का सेनापति बना? दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसके सपनों में पंख थे और इरादों में आग, जिसने गरीबी की रेत में भी आसमान छूने का हौसला रखा। ये कहानी है भारत के 11वें महान राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बात है साल 1930 का दशक की तमिलनाडु का रामेश्वरम, एक छोटा सा द्वीप जहां समुद्र की लहरें और आस्था की पुकार एक साथ गूंजती थी। रामनाथ स्वामी मंदिर की घंटियों की आवाज पास की मस्जिद से उठती अजान में घुल मिल जाती थी। इस गंगा जमुनी तहजीब की गोद में 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, जिसका नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। जैनुलाब्दीन कलाम के पिता एक नाविक थे। उनकी एक छोटी सी नाव थी जिसे वो मछुआरों को किराए पर देते। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पास था अनुशासन और आध्यात्मिकता का खजाना। वे स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे, जिसके कारण उनकी बातों में एक गहरी आध्यात्मिकता झलकती थी। उनकी बातें ऐसी थीं जैसे कोई जटिल सिद्धांत को सरल शब्दों में समझा रहा हो। कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा, पिताजी मुझे आध्यात्मिक बातें ऐसे समझाते जैसे कोई वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहा हो। यहीं से अनजाने में कलाम के मन में विज्ञान और अध्यात्म की जड़ें एक साथ जमने लगीं। उनका घर एक संयुक्त परिवार था, जहां कई सदस्य एक साथ रहते थे। आशियम्मा, उनकी माँ, एक ऐसी महिला थीं जिनके दिल में दया का समंदर था। उनके घर में खाने वालों की तादाद परिवार से कहीं ज्यादा होती थी। गरीबी थी, लेकिन मेहमान नवाजी ऐसी कि कोई भूखा नहीं लौटता। खाना बांटने से बढ़ता है। आशियम्मा की ये बात कलाम के दिल में बस गई। यही सादगी, यही करुणा उनके जीवन की नींव बनी। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि नन्हा कलाम भी चुपके से नहीं बैठ सकता था। वो सुबह 4 बजे नींद से जागता, गणित की ट्यूशन पढ़ता, फिर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ता। वहां से अखबारों का भारी बंडल उठाता और गलियों में साइकिल पर बांटने निकल पड़ता, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान। ये मेहनत थी जिसने अब्दुल कलाम को आत्मनिर्भरता का पहला पाठ पढ़ाया। काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे दिल से करो। ये सबक उनकी रगों में बस गया। कलाम की जिंदगी को आकार देने में उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ था, खासकर शिवा सुब्रह्मण्य अय्यर, जो कलाम को सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि भविष्य का सितारा मानते थे। एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर भोजन पर बुलाया। उस द्वार में सामाजिक भेदभाव की दीवारें ऊंची थीं। अय्यर की पत्नी ने एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में खिलाने से मना कर दिया। यह देख अय्यर थोड़े गुस्से हो गए। कलाम मेरा शिष्य है, मेरा सम्मान, उन्होंने कहा। फिर खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाया। अगले हफ्ते जब कलाम दोबारा उनके घर गए तो अय्यर की पत्नी ने खुद रसोई में उन्हें बिठाया और खाना खिलाया। उस पल कलाम ने सीखा, अगर तुम्हारा इरादा पक्का हो तो तुम समाज की दीवारों को ढा सकते हो। ये घटना उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। लेकिन एक सपना था जो कलाम को सबसे ज्यादा खींचता था, आसमान का सपना। वे घंटों समुद्र किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखते। एक दिन मैं भी इनके जैसे उड़ूंगा, वो सोचते। ये सिर्फ एक बच्चे का कौतूहल नहीं था, यह एक जुनून था।
एक ऐसा सपना जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। फिजिक्स और मैथ्स उनके पसंदीदा विषय बन गए क्योंकि वे जानते थे कि यही विषय उन्हें उड़ान के रहस्य को समझने में मदद करेंगे। रामेश्वरम की रेत पर खड़े उस लड़के ने तय कर लिया था कि उसकी मंजिल जमीन नहीं बल्कि अनंत आसमान है। फिर 19 साल 50 में रामेश्वरम की रेत पर पक्षियों को उड़ते देखने वाला वो नन्हा लड़का अब बड़ा हो चुका था। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का सपना उन्हें समुद्र के किनारे से खींचकर आसमान की ओर ले जा रहा था। सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में फिजिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी नजर थी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पर। लेकिन सपनों का रास्ता आसान कहाँ होता है। MIT में दाखिल लेने की फीस इतनी थी कि कलाम का गरीब परिवार उसे वहन नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहन जोहरा ने एक ऐसा कदम उठाया जो कलाम के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रख दी। भाई तुम पढ़ो, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। उनकी आवाज में प्यार और त्याग की गहराई थी। उस बलिदान ने कलाम के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी। मैं अपनी बहन का ये कर्ज चुकाऊंगा, उन्होंने ठान लिया और MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये वो विषय था जो उन्हें सीधे उनके बचपन के सपने फाइटर पायलट बनने के करीब ले जा सकता था। MIT में कलाम की प्रतिभा चमक उठी। उनकी मेहनत, उनका जुनून सबको हैरान कर देता था। लेकिन एक दिन एक प्रोजेक्ट ने उनकी जिंदगी को एक नया इम्तिहान दिया। उनके प्रोफेसर ने उनके डिजाइन को अधूरा बता दिया। 3 दिन में इसे पूरा करो वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। प्रोफेसर की आवाज सख्त थी। उस रात को कलाम ने न खाना खाया न सोया। 92 घंटे तक वो अपनी ड्राइंग बोर्ड के सामने डटे रहे। उनकी उंगलियां थक गईं, आंखें लाल हो गईं, लेकिन हौसला, वो 1 इंच भी नहीं डगमगाया। जब तीसरे दिन उन्होंने अपना डिजाइन प्रोफेसर को दिखाया तो वो दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कलाम, मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो, कहते हुए उन्होंने कलाम को गले लगा लिया। उस पल कलाम को एहसास हुआ, मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल असंभव नहीं। 1958 में MIT से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो पल आया जिसका कलाम को बेसब्री से इंतजार था। 2 इंटरव्यू के बुलावे आए। एक था दिल्ली से, रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय से, और दूसरा भारतीय वायुसेना देहरादून से। कलाम का दिल देहरादून के लिए धड़क रहा था। फाइटर पायलट बनना, वो सपना जो रामेश्वरम के समुद्र तट पर पक्षियों को देखकर जन्मा था। इंटरव्यू का दिन आया। 25 उम्मीदवार थे और सिर्फ 8 की जरूरत थी। कलाम ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उनके जवाबों में आत्मविश्वास था, उनके सपनों में आग। लेकिन जब परिणाम आए तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। एक एक करके 8 नाम पुकारे गए। 7वां, 8वां और फिर खामोशी। कलाम का नाम नहीं था। मेरिट लिस्ट में वो 9वें स्थान पर थे। सिर्फ 1 कदम की दूरी और उनका बचपन का सपना चकनाचूर हो गया। वह पूरी तरह टूट चुके थे। अपनी किताब मेरी यात्रा सपनों को कार्रवाई में बदलना में वे लिखते हैं कि उस वक्त उन्हें लगा जैसे वे एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। हताश और टूटा हुआ मन लिए कलाम ऋषिकेश पहुंचे। गंगा का किनारा, वो शांत आश्रम जहां स्वामी शिवानंद रहते थे। कलाम की आंखों में सपनों के टूटने का दर्द था। स्वामी जी ने उस युवक को देखा और कहे, कलाम, ये तुम्हारी नियति नहीं थी। इस असफलता को गले लगाओ। तुम्हारा जन्म किसी और बड़े मकसद के लिए हुआ है। उन शब्दों ने कलाम के दिल पर मरहम लगाया। मानो गंगा की लहरों ने उनकी निराशा को धो दिया। शायद आसमान ने मेरे लिए कोई और रास्ता चुना है, उन्होंने सोचा। उस पल उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। वो दिल्ली गए और रक्षा मंत्रालय की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये थी उस यात्रा की शुरुआत जो उन्हें रामेश्वरम के समुद्र तट से पोखरण के रेगिस्तान तक ले जाएगी। ये थी उस कहानी की शुरुआत जिसने भारत को एक नई ताकत दी। रक्षा मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद साल 1969 में कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में भेज दिया। उस समय भारत का अंतरिक्ष सपना अभी अपने शुरुआती कदम उठा रहा था। केरल के थुम्बा में, जहां वैज्ञानिक साइकिलों पर रॉकेट के पुर्जे ढोया करते थे, वहां एक नया सूरज उग रहा था। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटा करते थे, अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अहम हिस्से थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लक्ष्य था 40 किलो के रोहिणी नामक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना अगले 10 साल तक। कलाम और उनकी हजारों वैज्ञानिकों इंजीनियरों की टीम ने दिन रात एक कर दिए। थुम्बा और श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर्स में रातें जागकर, पसीना बहाकर और असंभव को संभव बनाने की जिद में डूबे रहे। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये था भारत का गर्व, भारत का भविष्य। कलाम की अगुवाई में ये प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय जुनून बन गया। हम आसमान छुएंगे, उनकी आवाज में वो आग थी
जो पूरी टीम को एकजुट रखती थी। आखिरकार वो दिन आया, 10 अगस्त 1900।